सुमित्रा देवी की शादी को 30 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उनके हालात जस के तस बने हुए थे। 30 साल पहले ब्याह करके सुमित्रा देवी प्रकाश की पत्नी बनकर उनके घर आई थी। घर में उनकी सास और नंद का वर्चस्व छाया हुआ था, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता था। प्रकाश पूरी तरह से अपनी माँ और बहन के चंगुल में था। उन लोगों ने सुमित्रा देवी को कभी भी प्रकाश की पत्नी या उस घर की बहू नहीं बनाकर रखा, बल्कि एक नौकरानी की तरह उसे घर में रखा। बहन की तो कुछ वक्त के बाद शादी हो गई, लेकिन फिर भी वह वक्त वक्त पर आकर सुमित्रा देवी को यह एहसास कराती रहती थी कि उसकी इस घर में औकात क्या है। सुमित्रा देवी को चुपचाप सबके अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ते थे, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी कि वह कहीं नौकरी कर लेती। मायके से कोई साथ देने वाला था नहीं। मायके का वही हिसाब था कि बेटियों को ब्याह करके रवाना करो, उसके बाद वह जाने और उनके ससुराल वाले। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। जिम्मेदारी निभाने के नाम पर एक बोझ समझकर कंधे से कहीं भी उतार कर फेंक दिया। प्रकाश अक्सर सुमित्रा देवी पर हाथ उठा दिया करता था, जिस पर उसका साथ उसके साथ ससुर दिया करते थे और बोलते थे, ऐसी पत्नी को ऐसे ही रखना चाहिए। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी सास और पति की मार खाई थी। सोचती थी कि यही उसकी जिंदगी है, शायद जब सास ना रहे तो कुछ सुधार हो जाए। कुछ सालों के बाद सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन प्रकाश अभी भी वैसा ही बदतमीज किस्म का इंसान था, जिसके लिए बीवी एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। सुमित्रा देवी को समझ में आ चुका था कि अब उन्हें पति का सुख तो कभी नहीं मिलेगा। शायद उनका बेटा बड़ा होकर उनकी कद्र करे, तब शायद उनकी जिंदगी संवर सके और वह चैन की जिंदगी जी पाए। इसी तरह जिंदगी के 30 साल गुजर चुके थे। बेटे का ब्याह भी हो चुका था। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे। बेटे ने बचपन से ही माँ को घर में काम करने वाली एक जाहिल गवार औरत के रूप में देखा था, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही उसके मुंह में जुबान थी। बस अपने पिता और दादी की मार खाते अपनी माँ को देखा था। समय समय पर उसके दादी और पापा ने उसे सही समझाया था कि उसकी माँ इसी काबिल है। अब बहू के आ जाने के बाद भी सुमित्रा देवी के हालात जस के तस बने हुए थे। सुमित्रा देवी अभी भी सुबह से लेकर रात तक किचन और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उन्होंने सोचा था कि बहू के आ जाने के बाद शायद उन्हें घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से आराम मिल जाएगा और वह चैन से बैठकर 2 रोटी खा पाए। उन्होंने सोचा था कि वह अपनी बहू को बहुत प्यार से रखेंगी, जैसे उनकी बहू सासू माँ ने उनके साथ किया था, वैसे वह अपनी बहू के साथ कभी नहीं करेंगी। लेकिन यह तो तब होता जब उन्हें घर की मालकिन समझा जाता। प्रकाश ने तो आज तक उन्हें वह दर्जा दिया ही नहीं था। बहू ने भी आने के बाद जब अपनी सास की हैसियत उनके घर में यही देखी कि ससुर जी और सासू माँ का बेटा यानी उनका पति सासू माँ की कोई इज्जत नहीं करते, बल्कि उनके ससुर प्रकाश कभी कभी उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, तो वह भी समझ गई कि सुमित्रा देवी की क्या औकात है। फलस्वरूप उसने भी अपनी सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। शादी के 3 साल बीत चुके थे। बहू का एक बच्चा भी था। बहू सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती थी। बच्चे की देख रेख, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ सुमित्रा देवी को ही करना पड़ता था। घर के काम तो वह पहले से ही करती आ रही थी और जैसे तैसे कर ही लेती थी, लेकिन एक छोटे बच्चे की परवरिश अब उनसे नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई थी। वैसे भी उनका शरीर बहुत कमजोर था, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने दुख और परेशानियों में ही बिताई थी। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। कभी किसी ने
उनकी कोई फिक्र नहीं की थी, इसीलिए वह शरीर से बहुत दुर्लभ थी। ससुर प्रकाश जी पूरी तरह से बहू के मुट्ठी में थे और बहू जैसा बोलती थी वैसा ही वह अपनी पत्नी को हुक्म देते थे। बहू ने जान लिया था कि ससुर जी के खिलाफ उसकी सासू माँ नहीं जा सकती और वह जो कहेंगे सासू माँ को करना ही पड़ेगा, इसीलिए वह प्रकाश को अपनी मुट्ठी में रखती थी। प्रकाश को जवानी के दिनों से ही गुटखा, सिगरेट, शराब आदि की गंदी आदतें लगी हुई थी, जिन्हें उसकी बहू बखूबी पूरी करती थी। उसे महंगी महंगी शराब, गुटखा और सिगरेट आदि मंगवा कर दे दिया करती थी, जिसे पाकर प्रकाश बहुत खुश हो जाया करता था और बहू को बिना पगार की एक नौकरानी मिल गई थी अपनी सास सुमित्रा देवी के रूप में। लेकिन अब सुमित्रा देवी ने से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी सास और नंद के ताने और सुनकर और उनकी नौकरानी बनकर गुजारी और अब बहू के ताने सुनकर और उसकी नौकरानी बनकर गुजारना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो प्रकाश ने बिना किसी लिहाज के उनके ऊपर हाथ उठा दिया और बोला, तू तो है ही जाहिल गवार औरत, तुझे क्या पता तेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, दिन भर बाहर रहकर मेहनत करती है और कमा कर लाती है, तेरी तरह घर में बैठकर ठूंसती नहीं रहती। कुछ करना धरना तो है नहीं तुझे, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो निभा ले। सुमित्रा देवी ने बोला, मैं उसकी सास हूँ, उसे मुझे पकाकर खिलाना चाहिए, ना कि मुझे उसे। याद है तुम्हारी माँ की मैंने कितनी सेवा की है। प्रकाश ने फिर सुमित्रा देवी के ऊपर हाथ उठाया और बोला, हिम्मत कैसे हुई अपनी तुलना मेरी माँ से करने की? तेरी औकात नहीं है, तेरी बड़ी आई बहू से सेवा करवाने वाली। चल निकल यहाँ से और गलती से भी दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो एक एक रोटी के लिए तरसा दूंगा। औकात नहीं है तेरी की खुद के पैसे से रोटी खा लेगी। बहुत सुमित्रा देवी की बहू कनखियों से सुमित्रा देवी की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी और मन ही मन उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि खुद देख लो आपकी क्या औकात है, तो आगे से मुझसे पंगा मत लेना। बेटा भी अपनी पत्नी के साथ ही था, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ इसी लायक थी। आज सुमित्रा देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी थी और उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा देवी अपना सामान बांध रही थी। यह देखकर प्रकाश ने बोला, अब यह नया नाटक क्या शुरू कर रखा है? यह सामान क्यों बांध रही है तू? सुमित्रा देवी ने बोला, बहुत सहेली, तुम लोगों की मनमानी, पूरा जीवन तुम लोगों के चक्कर में खराब कर लिया। अब बुढ़ापे में भी मेरी कोई कदर नहीं, अभी भी मुझसे कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जा रहा है। नहीं रहना मुझे अब इस तुम लोगों के साथ। प्रकाश हंसते हुए बोलने लगा, तो इस बुढ़ापे में नौकरी करोगी क्या? जाएगी कहाँ, खाएगी क्या? कुछ सोचा है? सुमित्रा देवी ने बोला, मैंने सब सोच लिया है, तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि एक गिलास पानी भी तो तुम अपने हाथ से ले नहीं सकते। अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। कहकर सुमित्रा देवी अपना सामान पैक करने लगी। उन्होंने अपनी शादी में अपने मायके से मिले जेवर भी अपने सामान में रखना शुरू किया, जिसे उनकी बहू देख रही थी और बहू ने बोला, मम्मी जी आपको जाना है तो जाइए, लेकिन इस घर के जेवर लेकर जाने का आपको कोई हक नहीं। सुमित्रा देवी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बोला, यह मेरे जेवर है, मेरे माता पिता ने मेरी शादी में दिए थे। तू होती कौन है मुझे यह बताने वाली कि मुझे क्या लेकर जाना है और क्या नहीं? यह मेरा स्त्री धन है, किसी की औकात नहीं कि मुझे मेरा जेवर लेकर जाने से रोक सके। प्रकाश ने बोला, अच्छा इतनी हिम्मत हो गई तेरी, तुझे जहाँ जाना है जा, यह जेवर तो कहीं नहीं जाएंगे। बहू यह जेवर ले जाकर तू अपनी अलमारी में रख ले। बहू आगे बढ़ने लगी तो सुमित्रा देवी ने बोला, ऐसी गलती मत करना, अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो मेरा क्या होगा तू अच्छे से जानती है। दोनों ससुर बहू को जेल की हवा ना खिला दी तो मेरा नाम बदल देना।
क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरे साथ इस घर में पिछले 30 सालों से क्या होता रहा है और अब मेरा बेटा बहू भी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत सहेली तुम लोगों की मनमानी। पुलिस का नाम सुनकर बहुत चुपचाप पीछे हट गई, क्योंकि उसे पता था अगर बात पुलिस तक गई तो उसकी खैर नहीं। सुमित्रा देवी ने अपना सामान उठाया और घर से निकल गई। उन्होंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया था। उनके घर के पास एक अनाथ आश्रम था जहां कुक की जरूरत थी। उन्होंने सोचा दिन भर तो घर में गधा मजदूरी ही करती हूँ और बदले में 2 निवाला खाती हूँ, साथ में 1000 गालियाँ और मार खाती हूँ और पति बेटे बहू से भी अपमानित भी होती हूँ। इससे अच्छा यहाँ अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाऊं, शांति और आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी काटूं। साथ ही साथ सुमित्रा देवी ने अपने सारे जेवर बेचकर उससे उनसे मिली रकम को बैंक में जमा करवा लिया था, ताकि आड़े वक्त में यदि उन्हें कोई बीमारी हो या कोई जरूरत पड़े तो उन पैसों का उपयोग कर सके। अनाथ आश्रम में ही एक कमरे में उन्हें रहने की जगह भी मिल गई थी और उन्हें ठीक ठाक वेतन भी मिलता था, जिससे उनकी गुजर बसर आसानी से हो सकती थी। सुमित्रा देवी के घर छोड़कर जाते ही बहू को समझ में आ गया था कि अब प्रकाश यानी कि उसके ससुर जी के साथ रहने में उसका कोई फायदा नहीं है। ना वह घर का कोई काम करने वाले हैं और ना ही उसके बच्चे की देख रेख करने वाले हैं। तो बेटे बहू ने भी प्रकाश से किनारा करने में देरी नहीं की और दोनों ने अपना अलग मकान ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। प्रकाश अब अपने घर में अकेला रह गया था। कुछ दिनों में ही उससे अपनी औकात पता चल गई। ना वक्त पर 2 रोटी मिलती थी, ना ही कोई उसकी हेकड़ी सहने वाला था। अब उसे सुबह उठकर धुले धुलाए कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। घर पूरा गंदा हो रहा था। बेड के चादर तक महीनों से नहीं बदली गई थी। प्रकाश के दारू शराब की आदत की वजह से कोई काम वाली भी उसके घर काम करने को तैयार नहीं होती थी। एक एक रोटी के लिए तरस गया था प्रकाश। बाहर का खाना उससे हजम नहीं होता था। इस वजह से वह और ज्यादा दारू शराब पीने लगा था और उसकी जितनी भी पेंशन आती थी सब वह दारू शराब में उड़ाने लगा था। 2-3 महीने में ही वह बुरी तरह से बीमार पड़ने लगा और उसे समझ में आ गया था कि सुमित्रा का उसके जीवन में क्या स्थान था। अब उसे सुमित्रा की कमी बहुत खल रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है। कड़वा सत्य को लाइक करे, फॉलो करे। उससे जैसे तैसे सुमित्रा को पता लगा और साथ अनाथ आश्रम में उससे मिलने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर उसने सुमित्रा से बोला, सुमित्रा मुझे माफ कर दे, मैंने जीवन भर तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे पास अब कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं। मुझसे ऐसी जिंदगी कटी नहीं जाती। मुझे 2 रोटी बनाकर खिलाने वाला भी कोई नहीं। तू वापस चल, मुझे माफ कर दे। सुमित्रा के पूरे बदन में प्रकाश की बात सुनकर आग लग रही थी और उसने एक जोरदार तमाचा प्रकाश के गाल पर खींचकर मारा और बोला, स्वार्थी इंसान, आज जब खुद परेशान हो रही है तो मेरी याद आ रही है। तू सोच रहा है मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फिर से तेरे घर जाकर तेरी सेवा करूंगी? भूल जा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुझे जैसा घटिया इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा अब इस जिंदगी से में कोई नहीं है, ना कोई पति, ना कोई बेटा, ना कोई बहू। मुझे किसी से कोई मोह नहीं। चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर अच्छे से कुटवाऊंगी। प्रकाश को समझ में आ गया कि सुमित्रा इतनी आसानी से उसके साथ अब चलने वाली नहीं है। तो उसने अगला तीर छोड़ा और बोला, अगर मैं तेरा कुछ भी नहीं तो यह किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र लगाए रखा? यह सुनकर सुमित्रा के पूरे बदन में आग लग गई। आज उसने प्रकाश को उसकी औकात पूरी तरह से दिखाने का फैसला कर लिया। वह प्रकाश के सामने गई और बोली,
अच्छा तो यह ले कहकर उसने अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया और अपना सिंदूर पोंछ दिया और बोला, मेरा आज से कोई पति नहीं, अब यकीन हो गया, कहकर सुमित्रा अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आज सुमित्रा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वह सोच रही थी कि यही फैसला लेने की हिम्मत उसने उसे वक्त क्यों नहीं की थी जब उसके साथ पहली बार उसके पति ने अत्याचार किया था। प्रकाश को जोरदार थप्पड़ लगने के बाद प्रकाश को भी आज समझ में आ चुका था कि जिस जीवन संगनी को उसने जीवन भर तड़पाया है उसका उसके जीवन में क्या महत्व था और अब वह उसके जीवन में कभी भी वापस लौट कर नहीं आने वाली। दोस्तों, आज आप लोगों को इस कहानी के